बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नावल दिल मुस्तर की 6ठी एपिसोड है। स्टार्ट करते हैं। अल्हान मलिक अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर बिजी था, जबकि नबिहा कुछ फासले पर असर की नमाज पढ़ रही थी। चूंकि आज संडे था, इसलिए वो घर पर ही था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक खूंखार नज़र नबिहा की पुश्त पर भी डाल लेता। झूठी औरत नमाज़े सजदे यूं अदा कर रही जैसे बहुत नेक परवीन हो। मुझे इस मामले को लेकर कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अब इस चीटर औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ। पर तुम तो इस औरत से मोहब्बत का दावा करते थे ना? उसके अंदर से सरगोशी उभरी थी। मेरी मोहब्बत हो को ही तो ये रुसवा करती फिर रही है, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि इसके सेल की बजती टोन ने इसकी सोचों पर बंद बांधा। उसने सर झटक सेल उठाया। डैड कॉलिंग लिखा देखकर कॉल ओके की। जी डैड, कहाँ हो? घर कमरे में। फ़ौरन मेरी स्टडी में आओ। खैरियत? बिल्कुल नहीं, जल्दी आओ, फिर बात होती है। मलक सुल्तान ने उजलत में कहकर कॉल काट दी। अल्हान फिक्रमंद सा लैपटॉप बंद करके कमरे से निकलकर डैड के स्टडी की तरफ चल पड़ा। जी डैड, क्या हुआ? वो परेशान सा खड़ा पूछ रहा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था इस लड़की पर नज़र रखो। क्या तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर चुकी है जो तुम्हारी बीवी गैर मर्दों के साथ रंग रलियां मनाती फिर रही है? मैं मानता हूँ हम लिबरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मगर तुम इतने लिबरल कब से हो गए कि बीवी भी शेयर करने लगे? व्हाट द हेल डैड, क्या कह रहे हैं आप ये? वो मलक सुल्तान की बात पर पूरी ताकत से चिल्लाया। ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम शायद बेगैरत हो चुके हो, मगर मैं नहीं हुआ। इसलिए इस शातिर लड़की पर नज़र रखे हुए हूँ। वो देखो अपनी लाडली बीवी का कारनामा। मैं तुम्हें इसकी माँ के बारे में बावर करवा चुका था, और देखो उसने साबित कर ही दिया कि वो बदकिरदार माँ की बदकिरदार बेटी है। बाप की बात पर वो चील की तेजी से टेबल पर पड़े खाकी लिफाफे की तरफ झपटा। अल्हान ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और इसमें से निकलती तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। शक के बीज की जड़ें फैलकर एक तनावर दरख्त बन चुकी थी, जिन्होंने उसके दिल, दिमाग और आंखों को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। वो कपकपाती आवाज़ से बोला, ये झूठ नहीं है अल्हान। मलक सुल्तान जल्दी से उसकी बात काटकर उस तक आए। मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अमाल पर आंखें बंद कर लें। वो एक करैक्टरलेस लड़की है अल्हान। क्या तुम ऐसी औरत के साथ मज़ीद गुजारा कर सकते हो? मलक सुल्तान मध्यम अंदाज से शहद में डुबोकर जहर उगल रहे थे। अल्हान ने बाप को देखा। नहीं। उसके भिंचे होंठों से हल्की सरगोशी उभरी। पर जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। मैं फैसला कर चुका हूँ डैड। मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। वो आस्तीन से गालों पर बिखरे आंसू पोंछता तस्वीरें उठाकर दरवाजे की जानब बढ़ा। अल्हान बेटा रुको, ये तस्वीरें कहाँ ले जा रहे हो? मलक सुल्तान जल्दी से उसके सामने आए, उस गंदी औरत के सामने उसकी असलियत दिखाने। जो भी है, पर फिलहाल वो हमारी इज्जत है। मलक सुल्तान मुदब्बराना अंदाज से बोले, अब नहीं रहेगी वो हमारी इज्जत। मैं अभी उसे इस घर समेत अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूंगा। यही अल्फाज तो मलक साहब सुनना चाहते थे। वो बज़ाहिर परेशान और अंदर से मुतमईन होते साइड पर हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने अल्हान के कंधे पर थपकी देकर हौसला दिया। अल्हान एक नज़र उन पर डालकर स्टडी से निकल गया। मलक सुल्तान ने स्टडी के बंद दरवाजे पर नज़र डाली और बुलंद आवाज़ से मकरू कहका लगाया। किस कदर गंदी सोच और जहनियत के मालिक थे वो। उनकी आंखों में शिकारियों सी फतह नज़र आ रही थी। इस वक्त वो इंसान नहीं, बल्कि वो सांप लग रहे थे जो अपनी औलाद को अपने ही जहर से डस लेता है, और वो डस चुके थे, बहुत भयानक अंदाज से। अल्हान वो तस्वीरें हाथ में लिए बहुत जारहाना अंदाज से कमरे में दाखिल हुआ था। इस उस्ताद पर नबिया ने मुड़कर देखा और अल्हान को सुरख आंखों समेत खुद को देखते पाकर वो हैरान हुई। अल्हान एक ही जस्त में उसके सामने था।
तुम मोहतशम इब्राहिम को पर्सनली नहीं जानती हो ना? नबिया उसके भयानक तासुरात देखकर न चाहते हुए भी हाँ में सर हिला गई। तुम उससे कभी कभार ही मिलती थी ना, किसी फंक्शन या फैमिली गैदरिंग में? हाँ, नबिया ने फिर से हाँ में सर हिलाया। आखिरी बार किस फंक्शन या गैदरिंग में तुम उससे मिली थी? हुआ क्या है? वो हैरान हुई इस तफ्तीश से। जो पूछा है उसका जवाब दो। नबिया के इर्द गिर्द खतरे के अलार्म बज चुके थे। कहीं कुछ गलत है, पर क्या, ये वो नहीं जानती थी। कब मिली थी? वो दिल में बुड़बुड़ाई। उसका दिल उसे सच बोलने पर उकसा रहा था, जबकि दिमाग खतरा भांपते हुए भी उसे झूठ बोलने का कह रहा था। अल्हान खामोशी से अपनी लाल अंगारा आंखें उसके चेहरे पर फोकस किए उसके तासुरात जांच रहा था। नबिया के अंदर लगी दिल और दिमाग की जंग में दिमाग की फतह हुई और वो होंठों को तर करती बोली, कुछ माह पहले अपनी शादी में। चट्टाख! अल्हान के बारी हाथ का थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर चुका था। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अल्हान की सुर्ख आंखों में देख रही थी। अल्हान मलक उसे थप्पड़ भी मार सकता है, वो सोच भी नहीं सकती थी। आंसू एक तसलसल में उसके गालों पर बिखर रहे थे। क्या तुम 4 दिन पहले इस मोहतशम इब्राहिम के साथ लंच करके नहीं आई हो? वो दांत रगड़ता तंजिया बोला। अल्हान की बात पर अब के दूसरा झटका नबिया को पड़ा। हाँ, उसने फौरन इस बात में सर हिलाया। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने कि तुम लंच अपनी किसी कोलीग के साथ करोगी? अल्हान, मैं तुम्हें... चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप। अल्हान ने उसके मुंह को अपने हाथ में बहुत बुरी तरह से जकड़ा। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारा अफेयर था उसके साथ, शादी से पहले भी और शादी के बाद अब भी। नहीं, ये झूठ है। नबिया अपने दोनों हाथों की मदद से अल्हान के शिकंजे से आज़ाद होकर चीखी। ये सच है नबिया अब्बासी कि तुम्हारा ना सिर्फ अफेयर है बल्कि इसके अलावा तुम... वो रुका। नबिया फटी फटी आंखों से अल्हान को देख और सुन रही थी। तुम्हारे और उसके नाजायज़ तल्लुकात भी हैं, न जाने कब से। और मैं उल्लू का पट्टा एक यूजलेस चीटर और कैरेक्टरलेस लड़की के साथ पिछले 6 माह से रह रहा हूँ। अल्हान की बात पर नबिया बिल्कुल साकत हो चुकी थी। इस समेत उसकी आंखों से निकलता आंसुओं का रेला भी साकित हो चुका था। वो मुंह खोले अल्हान को उसकी सोच समेत समझने की कोशिश कर रही थी। चंद मिनट बाद उसके साकत वजूद में हरकत हुई और उसने आस्तीन से आंखें रगड़ी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो बमुश्किल बुड़बुड़ाई। नहीं, शक नहीं, मुझे यकीन है तुम पर कि तुम ऐसा कर सकती हो, वो ठोस लहजे में बोला। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? चोरी और सीना जोरी। वो इस्तज़ाइया हंसा और हाथ में पकड़ा पैकेट पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारा। यह है प्रूफ तुम्हारी बदकिरदारी का। पैकेट नबिया के मुंह से टकराकर जमीन बोस हो चुका था, जिससे तस्वीरें निकलकर इधर उधर फैल चुकी थी। नबिया ने झुककर इन 2-1 तस्वीरों को देखा और आंखें सख्ती से मींच लीं। क्या इंसानियत इतना भी गिर सकती है? वो बंद आंखों से सोच रही थी। क्या हुआ? बहुत जोर से धचका लगा। खुद की असलियत बेनकाब होने पर गलीज औरत। मैं गलीज नहीं हूँ। वो तड़प कर अल्हान के सामने आई। बिल्कुल, तुम तो सती सावित्री हो जो रोज दूध से नहाती है ना? वो इस्तज़ाइया हंसा। ये सब झूठ है अल्हान, वो तहम्मुल से बोली। ये सब सच है, मगर मेरी सोच से भी बड़ा। मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ नहीं समझता था नबिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने मुझे मेरी मोहब्बत को चीट किया, धोखा दिया मुझे। क्या कमी है मुझ में और क्या अच्छाई है उसमें जिसकी खातिर तुम इस हद तक गिर गई? सिर्फ शक्लों का डिफरेंस, बाकी सब तो मेरे पास भी वही था। नबिया उसकी बात की गहराई को समझती 2 कदम पीछे हटी थी। इंसानियत वाकई गिर सकती है, उसे यकीन आ चुका था। अल्हान, वो सब अपनी ज़ुबान से मत निकालो कि बाद में तुम्हें अपने लफ्ज़ों पर पछतावा हो। पछतावा तो हो रहा है मुझे तुम जैसी गिरी हुई लड़की से मोहब्बत करने का, उसे बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का। अगर मैं पहले जान जाता कि तुम यूं बिना किसी जायज़ रिश्ते के ये सब कर सकती हो, तो मैं तुमसे शादी का खड़ाक ही न डालता। वो ज़मीन पर थूक कर बोला था। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे अल्हान, और सच्ची और मोतबर मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से की जाती है। वो दुख से बोली। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
मगर अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। वो नफ़रत से बोला। यूं कहो कि जी भर गया है मुझसे, इसलिए ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। निकाल दो, मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी, मगर मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त भी नहीं दूंगी कि तुम इतने रकीक इल्ज़ामात लगाकर मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करो। ये रकीक इल्ज़ामात सच हैं। यू नो वट, मैं ही अकल का अंधा था जो आंखें बंद किए तुम पर ट्रस्ट करता रहा, वरना डैड ने ठीक ही कहा था, तुम जिस माँ की बेटी हो तुमसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। मेरी माँ को बीच में मत लाओ अल्हान, क्योंकि ये सब झूठ है। कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं मोहतशम इब्राहिम से कांटेक्ट में हूँ, मगर इस तरह का नहीं जिस तरह का इन तस्वीरों में दिखाया गया है। मैंने जितना बेवकूफ़ बनना था बन लिया, और तुमने जितना गिरना था गिर लिया। अब ना तो मुझे तुम पर यकीन रहा है, और ना ही मैं तुम पर कभी यकीन कर सकूँगा। एतबार और इज़्ज़त अगर एक बार उड़ जाए तो कभी वापस नहीं आते नबिया अब्बासी, और तुम अपना एतबार खोने के साथ अपनी इज़्ज़त भी। उसने रुक कर नबिया के उजड़े चेहरे पर नफरत ज़दा नज़र डाली। एक बदकिरदार माँ की बेटी बदकिरदार ही हो सकती है, मैं मान चुका हूँ। लिहाजा मैं अल्हान मलिक तुम्हें तलाक देता हूँ। अल्हान, पछतावे का नाग जब डसता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं नहीं चाहती तुम इस तकलीफ़ से गुजरो। वो उसकी आंखों में देखती बोली थी। लहजे में ना इल्तिजा थी और ना हुक्म, बस सरसरी सा लहजा था कहने का। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अल्हान, मैं मलिक सुल्तान के केस से मुतल्लिक एक मोहतशम इब्राहिम से मिली थी। वो फिर से आम से लहजे में बोली, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अगर तुम में मज़ीद ज़रा सी भी शर्मो या बाकी है तो अपनी झूठी सफाइयाँ देने की बजाय यहाँ से चली जाओ। अल्हान 3 दफ़ा तलाक जैसा मनहूस लफ्ज़ अपने मुंह से निकाल कर चीखा था। सफाइयाँ वहाँ दी जाती हैं जहाँ रिश्ते में मोहब्बत और इज़्ज़त हो अल्हान मलिक, जबकि तुम अपनी ज़ुबान से कह चुके हो तुमने मेरी ज़ात से नहीं मेरे जिस्म से मोहब्बत की थी। जो मोहब्बत नहीं हवस थी, और इज़्ज़त वो रुकी, और मुझ पर पड़ी इज़्ज़त की चादर भी बहुत भयानक तरीके से खींची है तुमने। वो सपाट अंदाज से उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका मिस्टर मलिक, फिर कैसी सफाई और कैसी वजाहत। वो इस्तज़ाइया अंदाज से हंसी। मैं जा रही हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। मैं ना तो तुम्हें बुरा भला कहूँगी और ना ही तुम्हें कोई बददुआ दूंगी अल्हान मलिक, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुम अपनी इस झूठी और मुतकब्बर गैरत के खौल से बाहर निकलोगे तो तब तुम्हारे पास पछतावे होंगे, सिर्फ पछतावे। तब तुम्हें किरदार और बदकिरदारी की समझ आ जाएगी, और फिर तुम्हारे पछतावे होंगे और कुदरत का इंतकाम होगा। वो सर्द और सपाट लहजे में कहकर अपना मोबाइल उठाकर किसी तरफ भी देखे बिना कमरे से निकल गई। एक मोबाइल के अलावा वो मलिक हाउस से कुछ भी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही थी। इसकी जगह कोई और औरत होती तो वो रोती गिड़गिड़ाती अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पाकी की कस्में खाती, मगर वो नबीहा अब्बासी थी। वो नबीहा अब्बासी जिसने अपने रब के सिवा किसी के आगे झुकना और गिड़गिड़ाना नहीं सीखा था। और झुकती भी क्यों, ना तो वो गलत थी और ना ही बदकिरदार। हाँ, अलबत्ता उसने झूठ ज़रूर बोला था, मगर सिर्फ अपने अल्हान के और मलिक सुल्तान के रिश्ते की खातिर। मगर वो झूठ इतना भी बड़ा नहीं था कि उसकी इतनी भयानक सज़ा मिलती उसे। पर मुकद्दर और किस्मत के फैसले के सामने कौन डट सकता है। इसलिए वो भी उसे अपनी किस्मत का फैसला और अपने नसीब में लिखी आजमाइश समझकर मलिक हाउस से हमेशा के लिए जा चुकी थी। अल्हान मलिक की संगत में शुरू हुआ यह खुशगवार सफ़र अपनी मुख्तसर सी मुद्दत पूरी करके बहुत तकलीफ दे मोड़ पर इख्तिताम पजीर हो चुका था। वो रस्ते तर्क करती हूँ, वो मंजिल छोड़ देती हूँ, जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देती हूँ। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो भंवर में डूब जाती हूँ, वो साहिल छोड़ देती हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ती हूँ, बादल छोड़ देती हूँ। ताल्लुक़ यूँ नहीं रखती, कभी रखा कभी छोड़ा, जिसे मैं छोड़ती हूँ फिर मुसलसल छोड़ देती हूँ। अब्बासी हाउस के सामने टैक्सी रुकी थी। गार्ड्स टैक्सी रुकती देखकर उस तरफ मुतवज्जो हुआ। पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलती नबिया बाहर निकलकर गेट की तरफ बढ़ी थी।
रहीम चाचा टैक्सी का किराया दे दें, वो गार्ड के पास आकर बोली। जी बेटा। रहीम चाचा सर हिलाते ड्राइवर को किराया देने बढ़ गए और नबीहा गेट वाह करती अंदर दाखिल हुई। वो बहुत मुतवाज़न चाल चलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल और चेहरे पर मौजूद तासुरात बिल्कुल भी किसी अनहोनी को जाहिर नहीं कर रहे थे। वो दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हुई। लाउंज खाली था, मगर ड्राइंग रूम से रायना के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद कोई गेस्ट आया हो। वो अंदाज़ा लगाती अपने कमरे में जाने की बजाय हाशिम अब्बासी की स्टडी की तरफ बढ़ गई। यकीनन बाबा इस वक्त वहीं होंगे। वो आहिस्तगी से चलती हुई स्टडी तक आई और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसके कहने के मुताबिक वाकई हाशिम अब्बासी रॉकिंग चेयर पर झूलते किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। नबिया स्टडी का दरवाज़ा बंद किए बगैर ही छोटे छोटे कदम उठाती उनके सामने आई। हाशिम साहब ने ग्लासेस के शीशे के ऊपर से सामने खड़ी नबिया को देखा और मुस्कुराकर किताब बंद करके ग्लासेस उतारे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज स्वीट गर्ल। वो मुस्कुराकर खड़े हुए और नबिया के माथे पर बोसा दिया। कैसी है मेरी बेटी? बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उनकी बात के जवाब में वो सपाट सा बोली। उसके अंदाज पर हाशिम अब्बासी हैरान हुए और हाँ में सर हिलाकर बात पूछने की इजाज़त दी। आप बैठ जाएं। नबिहा ने उनके दोनों बाजू थामकर वापस चेयर पर बिठाया और ख़ुद कुशन सामने रखकर बैठ गई। बाबा, आपकी और मम्मी की लव मैरिज थी? उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। हाँ। हाशिम अब्बासी ने ना समझते हुए भी हाँ में सर हिलाया। आप मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे ना? हूँ। आपको लगता है मम्मी बदकिरदार थी? वो ट्रांस में बोली। नबिहा, उन्होंने ऊंची आवाज़ में तनबीह की। बाबा प्लीज़, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दें प्लीज़। वो उनका हाथ थामकर मुल्तजी हुई। नहीं, वो सपाट से बोले। आपको यकीन था अपनी मोहब्बत पर? बात क्या है नबिहा? हाशिम अब्बासी परेशान हो चुके थे। आपको अपनी मोहब्बत पर यकीन था ना कि वो इतना गिर नहीं सकती है? हाँ। फिर मम्मी ने सुसाइड क्यों की बाबा? जब आपको उन पर यकीन था, आप उनके साथ थे, फिर उन्होंने सुसाइड करके ये साबित क्यों किया कि उन पर लगे इल्ज़ामात सच थे? नबिया, इन सब बातों का मकसद, ये सब बातें तो तुमने तब भी नहीं पूछी थी जब तुम पूछ सकती थी। फिर आज इतने सालों बाद क्यों? वो हैरानगी से बुड़बुड़ाए। क्योंकि आज इतने सालों बाद फिर से एक और लड़की सुंबल अब्बासी बन चुकी है बाबा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं खुद पर लगे इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए क्या करूं, क्योंकि मेरे असल सच पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। कैसा इल्ज़ाम? हाशिम अब्बासी सीने पर हाथ फेरते बेचैनी से बोले। बदकिरदारी का इल्ज़ाम। नबिहा ने पैर का नाखून रगड़ते हुए धमाका किया। इस धमाके की आवाज़ ना सिर्फ हाशिम अब्बासी ने सुनी, बल्कि स्टडी के दरवाजे में खड़े मोहतशम इब्राहिम और रायना अब्बासी ने भी सुनी थी। मोहतशम कल रात ही लाहौर से वापस आया था। 2 दिन ही हुए थे इसे इस्लामाबाद से लाहौर गए कि कल रात मोइज़ इब्राहिम बड़े भाई की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और मोहतशम ये खबर सुनते ही पहली फ़्लाइट से वापस आ गया था। मगर सद शुक्र के कोई सीरियस मसला नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी के बाद चंद मेडिसिन देकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था और अब वो रायना से मिलने ही आया हुआ था। जाने से पहले हाशिम अब्बासी से मिलने रायना के साथ स्टडी आया था कि यहाँ नई क़यामत टूटी हुई थी। कि किसने लगाया ये इल्ज़ाम? हाशिम मुसलसल सीना रगड़ रहे थे। अल्हान मलिक ने। वो आराम से बोली, जैसे इस पर नहीं बल्कि किसी और पर लगे इल्ज़ाम की बात कर रही हो। क्या कहा उसने? वो अटक अटक कर बोले। उसने कहा कि मैं भी अपनी माँ की तरह बदकिरदार हूँ और मेरे भी उनकी तरह नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और पता है बाबा, उसने जिस शख्स के साथ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं इस शख्स की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। इस शख्स ने? कौन है वो? उसकी बात काट कर अब के हाशिम साहब ने सीने से हाथ हटाकर बेटी के सपाट चेहरे को देखा, जिस पर तूफ़ान गुजर जाने के बाद की खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत अपनी बीवी पर लगे इल्ज़ामात को नहीं माना था। ये तो फिर उनकी बेटी थी, उनके वजूद का हिस्सा। वो क्यों कर यकीन करते? मोहतशम इब्राहिम। नबिहा के मुंह से निकले इस दूसरे धमाके ने सबको साकित कर दिया था। और सबसे बुरी हालत मोहतशम की थी।
जिसने अपना नाम सुनकर फौरन से करीबी दीवार का सहारा लिया था। अपनी 30 साला जिंदगी को इतनी इत्याग से गुजारने पर भी उसकी ज़ात को एक औरत से नथी कर दिया गया था। औरत भी वो जो शादीशुदा थी, जिसकी इसके दिल में इतनी इज्जत थी कि उसने कभी उसे नज़र भरकर देखने की जिसारत भी नहीं की थी कि कहीं उसके दिल का चोर नज़रों से आश्कार ना हो जाए। फिर भी ये सब हो गया था। रायना ने अपने साकित वजूद को हरकत दी और हाथ मोहतशम के कंधे पर रखकर दबाव डाला। मोहतशम ने गर्दन मोड़कर बहन की आंखों में देखा और उनमें नजर आते यकीन को देखकर उसे ढारस हुई। मैं बात करता हूँ अल्हान से। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर यह इल्ज़ाम लगाने की, वो भी मोहतशम के साथ, जिससे तुम कभी अकेले में मिली तक नहीं। नहीं बाबा, मैं मोहतशम से मिल चुकी हूँ अकेले में, वो बाप की बात रद्द करती बोली। हाशिम अब्बासी ने सवालिया नज़रों से बेटी को देखा। बाबा, मैं मोहतशम से मलक सुल्तान के केस के सिलसिले में 2-1 बार मिल चुकी हूँ, पर मैं नहीं जानती थी कि किसी की असलियत दुनिया के सामने लाने की या फिर किसी को मुजरिम साबित करने की सज़ा इतनी भयानक होगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मलक से बात करता हूँ। वो लोग इतना गिर गए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाशिम अब्बासी दिलासा देते बोले, बाबा वो आपकी सोच से ज़्यादा गिर चुके हैं, इसलिए बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्हान मुझे डाइवोर्स दे चुका है आज ही, कुछ देर पहले 3 दफ़ा। वो उंगलियां मरोड़ती एक ही वक्त में तीसरा धमाका कर चुकी थी। तलाक। हाशिम अब्बासी बैठे से खड़े हुए। मोहतशम उनके उठने से पहले ही आंधी तूफान बना वहां से निकल चुका था। रायना उसके पीछे ही बाहर आई थी। मोहतशम, बात सुनो, रुको, बात तो सुनो। वो पुकारती हुई उसके पीछे ही गैराज तक आई। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी के पास वो मोहतशम का बाजू पकड़कर बोली। मैं इस अल्हान मलिक के पास जा रहा हूँ, ये पूछने कि ऐसा क्या मिला उसे जिसकी बिना पर उसने अपनी पाकबाज बीवी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। उसने ये इल्ज़ाम नबिहा समेत तुम पर भी लगाया है मोहतशम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी उसके पास चले जाओ। कुछ देर ठहरो, मैं हाशिम से बात कर लूँ, फिर चले जाना। नहीं नन्ना, वो रायना को नन्ना कहता था। मैं अभी जाऊंगा, आप हाशिम भाई को देखें जाकर। वो बहन के बाजू हटाता गाड़ी में बैठकर गाड़ी रिवर्स करता अब्बासी हाउस से निकल गया था। रायना उसकी गाड़ी के बाहर निकल जाने पर वापस अंदर की जानब बढ़ी थी, मगर लाउंज में नबिहा हाशिम का बाजू थामती इन्हें रोक रही थी, जबकि वो खुद को छुड़वाते बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? रायना जल्दी से करीब आकर बोली। आंटी, बाबा को रोके प्लीज़, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। छोड़ दो नबिहा, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाशिम अब्बासी अपना बाजू नबिहा की गिरफ्त से छुड़वाते चीखे थे। फॉर गॉड सेक बाबा, वो मुझे तलाक दे चुका है, अब आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं मलक से हिसाब लूँगा। वो इसलिए मेरी बेटी को बहू बनाकर ले गया था कि उसका बेटा इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए उस पर। हाशिम, कूल डाउन प्लीज़, आप बैठें ज़रा। रायना की पिचकार पर उन्होंने गुस्से से उसे देखा था। तुम चुप रहो रायना, और संभालो उसे भी। इन्होंने नबिहा के हाथ झटके और तीर की तेज़ी से लाउंज से निकल गए। हाशिम प्लीज़ खुद ड्राइव मत कीजिएगा, ड्राइवर के साथ जाएं। हाशिम, वो पुकारती। जब तक इन तक पहुंची वो गाड़ी में बैठकर उसे जन से गेट से निकाल चुके थे। नबिया के जाने के बाद अल्हान भी घर से निकल आया था और अपनी गाड़ी में बैठकर कहाँ गया किसी को पता नहीं था। अलबत्ता मलिक सुल्तान ने अपनी स्टडी की विंडो से पहले नबिया को और फिर चंद मिनट के वक्फे से अल्हान को जाते देखा था, मगर वो पुरसकून थे क्योंकि अल्हान और नबिया के दरमियान कमरे में हुई गुफ्तगू वो सुन चुके थे। उनके कमरे में मौजूद इंटरकॉम की मदद से अल्हान को स्टडी में बुलाने के बाद उन्होंने अपने भरोसे की मुलाजमा गफूरा को बुलवाया था और कहा था कि वो अल्हान के कमरे से निकल आने पर उसके कमरे में नबिया से चाय का पूछने जाए और इंटरकॉम का रिसीवर सीधा कर आए। और गफूरा ने अपने साहब के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया था और मलिक साहब ने किचन में मौजूद दूसरे इंटरकॉम से इन दोनों की गुफ्तगू बखूबी सुनी थी और अब वो रिलैक्स से सिगार पी रहे थे जब अहमद सियाल इजाज़त लेकर स्टडी में दाखिल हुआ। बैठो सियाल। अहमद सियाल शुक्रिया अदा करता करीबी कुर्सी पर बैठ गया। स्टडी के दरवाजे की जानब दोनों की पुश्त थी। कैसा रहा प्लान? वो बेचैनी से बोला। एकदम फिट। मलिक साहब पुरसकून सा मुस्कुराए। मुबारक हो फिर तो। खैर मुबारक।
तुम? दरवाजे पर होती दस्तक ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। यस, वो बुलंद आवाज से बोले। साहब जी, बाहर कोई मोहतशम इब्राहिम आए हैं, अल्हान साहब का पूछ रहे हैं। मोहतशम? मलक साहब के कान खड़े हुए। जी, यही नाम बताया उन्होंने। चौकीदार मुअद्दब सा बोला। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि अल्हान साहब घर पर नहीं है, तो वो बोले कि मैं मलक सुल्तान से मिल लेता हूँ। उससे कहो मलक सुल्तान तुमसे नहीं मिलना चाहते और उसे गेट से अंदर नहीं आने देना। अब तुम जाओ। जी। मुलाजम सारी लाता वापस मुड़ गया, मगर जाते हुए वो दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खुला छोड़ गया था। चूंकि मलक सुल्तान और अहमद सियाल की इस तरफ पीठ थी, इसलिए दोनों ही खुले दरवाजे को देख नहीं पाए थे। बड़ी फास्ट सर्विस है भाई इस लड़की की। अभी घर तक बेशक पहुंची ना हो, अपने चेले को इतला भी कर दी। कहीं सच में दोनों का कोई चक्कर तो नहीं? मलक सुल्तान मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोले। अरे नहीं मलक साहब, मोहतशम इब्राहिम इस मामले में बहुत शरीफ साबित हुआ है। मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की है, बिल्कुल साफ शफाफ बंदा है और ज़ात के मामले में। गुड। पर अब इस साफ शफाफ बंदे पर छींटा पड़ चुका है। मलक साहब की बात पर दोनों ने यक आवाज़ होकर कहका लगाया था। तुम्हारे साहब किधर हैं? हाशिम अब्बासी ने लाउंज में दाखिल होकर गफूरा से पूछा, जो डस्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वो हाशिम अब्बासी को देखकर झाड़न रखती उनकी तरफ आई। वालेकुम सलाम। अल्हान और मलक किधर हैं? वो जी, अल्हान साहब तो कुछ देर पहले बाहर गए हैं और मलक साहब स्टडी में हैं। हाशिम अब्बासी उसकी बात सुनकर सर हिलाते सीढ़ियाँ चढ़ गए, क्योंकि मलक सुल्तान की स्टडी सेकंड फ्लोर पर थी। वो स्टडी के पास पहुँचे कि दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल होने ही लगे थे कि अंदर से आते कहकों के बाद अपना नाम सुनकर रुक गए। हाशिम साहब पर तो बहुत बड़ी क़यामत टूटी है। दूसरी बार बहुत सदमे में होंगे। पहले बीवी और अब बेटी। अहमद सियाल ज़ाहरी अफसुर्दगी से बोला। वो इस फेज़ से पहले भी गुजर चुका है, इसलिए तजर्बा है उसे सहने का। मलक सुल्तान सिगार का कश लेकर इस्तज़ाइया बोले। ये तो है, पर इस बार बेटी है जिस पर आपके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है। बाज़ पुछ तो करने आएंगे ही, तो आ जाए, मैं खुद को इस किस्से से लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर दूंगा। और अल्हान की लंदन की टिकट करवा दो। 1-2 दिन में इसे वहाँ समर के पास भेज रहा हूँ, वो संभाल लेगी उसे। यहाँ ये लोग इसे सुकून से रहने कब देंगे? मलक साहब तनफ़्फ़ुर से बोले थे। बजा फरमाया। मलक साहब, वो तस्वीरें वो मैंने अल्हान के घर से जाते ही उसके बेडरूम से उठवाकर ज़ाया कर दी हैं। अब इन तस्वीरों का कोई नामो निशान नहीं है। हाशिम पूछेगा तो मैं उसे वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो तुमने मेहंदी की रात और अरहम की पार्टी में ली थी। नबिया और मोहतशम की वो तस्वीरें सच थी, जिसे ना तो मोहतशम जुटला सकेगा और ना ही नबिया। वो मुस्कुराए। सुंबल अब्बासी की हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है मलक साहब। अहमद सियाल आंख दबाता बोला। सुंबल के नाम पर हाशिम अब्बासी सिरक कर मजीद आगे हुए। उनका चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ चुका था, जो बिल्कुल भी अच्छा तासुर नहीं दे रहा था। वो एक हाथ सीने पर रखे हुए दर्द बर्दाश्त करने के साथ अपने जिगरी यार की जहर आलूद बातें भी सुन रहे थे। जिंदगी के साथ साथ दोस्ती भी उनके हाथों से आहिस्तगी से सिरकती जा रही थी। सुंबल अब्बासी, उन्होंने हंकारा भरा। क्या औरत थी यार। उसके जल्दी चले जाने का दुख मुझे आज तक है। मलक साहब अफसुर्दगी से बोले थे। पर थी पूरी शेरनी। मुझे तो कभी कभी नबिया अब्बासी में भी उनकी झलक दिखती थी। अहमद सियाल माजी को याद करता बुड़बुड़ाया। माँ का कुछ असर तो होना ही था बेटी पर मुझे उस शेरनी से खुदकुशी जैसी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो अभी और बहुत सा वक्त उसके साथ रंगीन करना था। इतने लंबे सब्र के बाद सिर्फ एक रात काफ़ी नहीं थी मेरे जज्बात को ठंडा करने के लिए। वो कमीनगी और गंदगी की इंतहा पर जाकर बोले थे। जी मलक साहब, पर वो जिस तरह से फंस चुकी थी, उसके बाद बाइज्जत ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल था। तभी तो वो ये सब कर गई। बहरहाल जो भी था, वो एक रात जो मैंने उसकी संगत में गुजारी थी, मेरी बाकी सब रातों पर भारी और दिलकश थी। मलक सुल्तान आंखों में शैतानियत लिए माजी की कोई रात याद करके मुस्कुराए।
हाशिम अब्बासी के लिए मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल होता जा रहा था। मलिक साहब, वो मोहसिन इब्राहिम का दोस्त जो इंटेलिजेंस में है, जिसे उसने आपका केस दिया था सबूत इकट्ठे करने के लिए, हाँ, वो आपके पुराने खाते खुलवाता फिर रहा है और मेरे ख्याल से उसे वो रेप केसेस पर कुछ मवाद मिल चुका है। व्हाट? मलिक सुल्तान बैठे से खड़े हुए। ये तो 15-16 साल पुराने केस हैं। मलिक साहब, सिर्फ 15-16 साल पुराना रिकॉर्ड है। खुलवाने वाले 50 साल पुराना रिकॉर्ड भी खुलवा लेते हैं। तो तुम्हें किस काम के पैसे देता हूँ मैं? जैसे भी करो, बस जल्द से जल्द इन रिकॉर्ड्स को ज़ाया करवा दो। पैसे की फ़िक्र मत करना, जितना भी लग गया उस मामले में लगा देना। जी मलिक साहब, थोड़ा वक्त लगेगा पर काम हो जाएगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मलिक साहब रिलैक्स होते मुस्कुरा दिए। हाशिम अब्बासी अपनी दोस्ती की धज्जियां बिखरते देख और सुन रहे थे। सीने से उठती टीसों को बर्दाश्त करते वो अंदर जाने की बजाय वापस मुड़ गए। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर मोहसिन से रब्ता करना चाहते थे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी मलिक हाउस से बाहर निकाली और सीने को सहलाते हुए गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। वो जल्दबाजी में अपना सेल आते हुए अपनी स्टडी में ही छोड़ आए थे, वरना इतना रश ड्राइव ना करते। सीने में उठती तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वो गाड़ी रोकना चाहते थे मगर उनके हाथ पांव बेजान हो चुके थे। वो चाहने के बावजूद भी ब्रेक पर पांव का दबाव नहीं डाल सके और सीने पर हाथ रखते झुकते चले गए थे। गाड़ी बेकाबू होती बाएं जानब लुढ़कती हुई दरख्त से जोरदार तरीके से टकराई थी। एक जोरदार धमाका हुआ था और इसके साथ ही हाशिम अब्बासी के जिस्म के साथ उनका दिमाग भी बेजान हो चुका तारीकी में डूब गया था। मोहसिन इब्राहिम मलिक हाउस से वापस इब्राहिम विला आ गया था। अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए उसका सुर्ख चेहरा उसके अंदर की बेचैनी और गुस्से का पता दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अल्हान मलिक को शूट कर दे, जिसकी गंदी जहनीत ने बिना किसी ठोस सबूत के अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था। तुमसे ज़्यादा बदनसीब और गुनहगार इंसान कौन होगा अल्हान मलिक, जिसने अपनी पाकबाज बीवी पर इतना रकीक इल्ज़ाम लगा दिया। इस औरत को मैंने हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा और तुमने मेरे ही साथ जोड़कर उसकी इज़्ज़त की धज्जियां बुखेर दी। तुफ़ है तुम पर अल्हान मलिक, तुफ़। तुम इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं रहे। मगर एक बात याद रखना, तुमने इस औरत को मेरी ज़ात से नथी करके इल्ज़ाम लगाया है, जो मुझे बहुत अजीज़ है, और मैं मोहसिन इब्राहिम तुम्हें हरगिज़ इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, हरगिज़ नहीं। मोहसिन ने गुस्से से चिल्लाते हुए हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। आज जब दिन चढ़ा था तो सब कुछ नॉर्मल था, रोज़ाना की तरह। नबिया अब्बासी ने भी अपने दिन का आगाज़ मामूल के मुताबिक ही किया था, मगर इख्तिताम बिल्कुल भी मामूल के मुताबिक ना हुआ था। सुबह जब वो उठी थी तो उसके 2 अहम रिश्ते उसके पास थे, और अब जब वो सोने लगी थी तो वो 2 रिश्ते उससे बिछड़ चुके थे, छिन चुके थे। किसी भी लड़की की ज़िंदगी में बाप और शोहर 2 अहम रिश्ते, 2 अहम स्तून होते हैं, जिनके गिर्द एक लड़की की ज़िंदगी घूमती है। पहले वो बाप की लाडली होती है और फिर शोहर की बन जाती है। नबिया भी शादी से पहले हाशिम अब्बासी की और शादी के बाद अल्हान मलिक की लाडली थी। फिर अचानक ये कैसी हवा चली थी कि जो सब कुछ बहा ले गई थी। अब वो खाली दामन खाली हाथ लिए रात की तारीकी में अकेली बैठी थी, जिसके पास ना शौहर रहा था और ना ही बाप। शौहर शक की इंतहा पर पहुंचकर छोड़ गया था और बाप दुख की इंतहा पर पहुंचकर छोड़ गया था। खामोशी सी खामोशी थी, और इस खामोशी में ही नबिया अब्बासी ने अपने सारे दुख, सारे दर्द और सारे गम छुपा लिए थे। गाड़ी के एक्सीडेंट के साथ ही हाशिम अब्बासी को हार्ट अटैक हुआ था और वो वहीं जान की बाजी हार गए थे। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। चूँकि वो शहर के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे, इसलिए अस्पताल का अमला उन्हें जानता था। यूँ थोड़ी तगोदो के बाद उनकी डेड बॉडी अब्बासी हाउस पहुंचा दी गई थी। बरसों बाद आज फिर से अब्बासी हाउस की दरो दीवार पर गम के साए छा गए थे। नबिया ने बाप की मैयत को देखकर भी कोई आंसू नहीं बहाया था। उसके आंसू तो तभी मुंजमद हो चुके थे जब अल्हान मलिक ने उस पर हाथ उठाया था, उसके वजूद पर बदकिरदारी का लेबल चिपकाया था। तब से अब तक पानी का एक कतरा भी उसकी खुश्क आंखों को गीला नहीं कर सका था।
وہ پتھر کی نہیں تھی پر اب پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ پتھر جو اپنے غم، دکھ، درد اور خوشیاں اپنے اندر ہی سمو لیتا ہے، کسی کو بھی خبر دیے بغیر۔ سنو، میں اب پتھر کی ہو چکی اور مجھے پتھر بنانے میں تمہارا کمال ہے۔